सो मैम आपका जो ये कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ है ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है? सो मैम जैसा आपने बताया कि आपका कॉलेज पूरा का पूरा लॉ ओरिएंटेड जी, कॉलेज बिल्कुल। है, तो मैम इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, क्योंकि अब तो ये क्वेरी रेज्ड ही जी, होगी एडमिशन के लिए, सो मैम बिल्कुल। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन स्टूडेंट कैसे एडमिशन ले सकता अच्छा, क्योंकि एक मिथ है कि हम बीकॉम एलएलबी में तभी एडमिशन ले सकते हैं अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं। यूनिवर्सिटी ने ये क्राइटेरिया रखा है कि किसी भी डिसिप्लिन का स्टूडेंट हो, बी इट आर्ट्स, बी इट साइंस, बी इट कॉमर्स, तो तब भी स्टूडेंट बीकॉम एलएलबी या बीएलएलबी किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। है? अभी जैसे मैम आपने बात करी है फ्रॉम क्लासरूम टू कोर्ट, तो स्टूडेंट कैसे इस चीज़ को मतलब कंसर्न दे सकता है, मतलब कैसे बच्चों के लिए कनेक्टेड है फ्रॉम क्लास टू कोर्ट? बिकॉज पहले तो जी। स्टूडेंट प्रॉपरली नॉलेज गेन करेगा और उसके बाद ही वो कोर्ट रूम में अपेयर हो सकता है, जी, तो जी, मैम जी। इसके लिए आप क्या ऐसा कराते हैं? लॉ कॉलेजेस की बहुत भरमार हो गई है दिल्ली एनसीआर में, तो ये क्वेश्चन रेज होता है स्टूडेंट के मन में कि वाई कैंपस, कि कैंपस में ही क्यों जाएं जब इतने कॉलेजेस हैं। पर हमारा कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ जो है वो और कॉलेजों से बहुत अलग है। आपके कॉलेज में केवल लॉ के ही कोर्सेज हैं? ये केवल एक्सक्लूसिव लॉ का कॉलेज है और इसकी स्थापना सन 2007 में की गई थी। आज लगभग 18 वर्ष हो चुके हैं और इन 18 वर्ष में इसने सफलता के नित नए आयाम हासिल किए हैं। तो सर, जो बच्चे लॉ में कोर्स को ज्वाइन करते हैं, बीए एलएलबी या एलएलबी बच्चे जो करते हैं, तो बच्चों की अक्सर क्वेरी होती है कि सर आपका कॉलेज जो है वो उसके पास अप्रूवल है, जैसे बार काउंसिल के अप्रूवल होते हैं। तो सर, आपके कॉलेज में अगर किसी को लॉ की जर्नी स्टार्ट करनी है तो पेरेंट्स को क्या खर्चा करना पड़ेगा? हेलो एवरीवन, एज वी नो कि लॉ प्रोफेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे है, तो आज इसी बात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ से असिस्टेंट प्रोफेसर मिस सोमना सिंगल। वेलकम। थैंक यू मैम। सो मैम आपके कॉलेज का नाम कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ है, इट इज़ वेरी यूनिक नेम जी। कि कैंपस, तो मैम इसके बारे में आप थोड़ा सा इसके पीछे के बारे में बताएंगे कि मैम, कैंपस जो कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ है ये पेरेंट्स के नेम को डेडिकेटेड है। 3 लेटर्स मदर के नेम पे हैं और जो लास्ट 3 लेटर्स हैं वो फादर के नेम पे हैं। तो ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके नेम से ही वो पेरेंट्स को डेडिकेटेड है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मैम पूरा का पूरा जी, कॉलेज बिल्कुल। डेडिकेटेड पेरेंट्स के ऊपर है। जी। सो मैम आपके कॉलेज में क्या मतलब कहाँ से एफिलेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या इसका मतलब अगर किसी स्टूडेंट को क्वेरी हो, लॉ जी। करना हो, तो कैसे कैसे वो क्वेरी कर सकता है? कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ मैम संजय नगर गाज़ियाबाद में सिचुएटेड है। ये फर्स्ट थिंग सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से एफिलिएटेड है। देन लॉ कोर्सेज़ को कंडक्ट करने के लिए हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होता है, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। और Okay. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नैक एक्रेडिटेड कॉलेज है। कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ इज़ नैक एक्रेडिटेड। यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कॉलेज ये सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ रैंकिंग्स बना रखी हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को मेंटेन कर सके, तो उसमें भी कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ जो है नैक एक्रेडिटेड है। सो मैम आपका जो ये कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ है ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है? मैम, बेसिकली कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ 5 कोर्सेज ऑफर करता है। फर्स्ट इज़ बीए एलएलबी, देन बीकॉम एलएलबी, जो दोनों ही कोर्सेज 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट परस्यू कर सकता है। देन कम्स योर एलएलबी 3 ईयर, जो ग्रेजुएशन के बाद परस्यू हो सकते हैं। देन एलएलएम मास्टर ऑफ लॉज, देन लास्ट इज़ डिप्लोमा इन साइबर लॉ, जो 1 ईयर कोर्स है। सो मैम जैसा आपने बताया कि आपका कॉलेज पूरा का पूरा लॉ ओरिएंटेड जी, कॉलेज बिल्कुल। है, तो मैम इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, क्योंकि अब तो ये क्वेरी रेज्ड ही होगी जी, एडमिशन के लिए, सो मैम बिल्कुल। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन स्टूडेंट कैसे एडमिशन ले सकता है? अगर स्टूडेंट को बीकॉम एलएलबी या बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है या किसी और भी कोर्स, तो उसके लिए 45% मार्क्स, जनरल कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है तो 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर एससी एसटी है तो 40% का क्राइटेरिया रखा है, और ओबीसी है तो 42%। बट ये चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि जो एससी एसटी है, ओबीसी है, ये यूपी का ही डोमिसाइल होना चाहिए। एंड मैम ऐसा कोई पर्टिकुलरली स्ट्रीम से स्टूडेंट बिलोंग करना चाहिए कि साइंस हो या फिर कॉमर्स हो एडमिशन के टाइम मैम, पे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एक मिथ है कि हम बीकॉम एलएलबी में तभी एडमिशन ले सकते हैं अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं। यूनिवर्सिटी ने ये क्राइटेरिया रखा है कि किसी भी डिसिप्लिन का स्टूडेंट हो, बी इट आर्ट्स, बी इट साइंस, बी इट कॉमर्स, तो तब भी स्टूडेंट बीकॉम एलएलबी या बीएलएलबी किसी में भी एडमिशन ले सकता है। सो मैम बीकॉम एलएलबी बेसिकली स्टूडेंट्स को कॉमर्स के लिए या कॉर्पोरेट के लिए? जी, अगर स्टूडेंट का ही डे 1 से ही ये माइंड मेकअप है कि मुझे कॉमर्स बैकग्राउंड से की तरफ ही जाना है, मुझे कॉर्पोरेट लॉयर ही बनना है या मुझे टैक्स की ही प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए बीकॉम एलएलबी से ही अगर वो अपना करियर स्टार्ट करेगा तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम और हर।
ओके मैम, सो पहले ऑप्शन की किसी स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं जी होता जी था, जी बीए एलएलबी या फिर एलएलबी एक ऑप्शन जी। रहता था। सो मैम अगर इसी के सीक्वेंस में अगर हम लोग देखें तो ये जो एलएलबी के लिए है, यहाँ पे आपका क्या क्राइटेरिया है, कैसे स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है? मैम एलएलबी के लिए भी क्राइटेरिया सिमिलर ही रहेगा जो अभी हमने डिस्कस किया। सो मैम आपने अभी बात करी कि आपका कॉलेज एलएलबी भी कराता है जी। और साथ ही साथ मैम मास्टर्स भी कराता है, तो मैम मास्टर्स के लिए क्या क्राइटेरिया, और साथ ही साथ जो आपने न्यू पीजी डिप्लोमा जी जी जी। किया है मैम लॉन्च, तो मैम उसके बारे में क्या है? मैम मास्टर्स के लिए एलएलएम के लिए 50% मार्क्स आपका एलएलबी में स्टूडेंट का स्कोर होना चाहिए, प्लस एंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है उस एंट्रेंस को स्टूडेंट देगा तभी एडमिशन ले सकता है। मोर ओवर डिप्लोमा इन साइबर लॉ किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएट है स्टूडेंट तो वो उसमें एडमिशन ले सकता है। मैम हम आजकल देखते हैं कि एक मिथ चल रहा है कि आप एलएलबी या फिर बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी के बाद आप सिर्फ लिटिगेशन में जा सकते जी हैं। जी जी। तो मैम क्या आप एलेबरेट करेंगे इस बारे में कि एलएलबी के बाद भी स्टूडेंट्स के पास और कई सारे करियर ऑप्शंस हैं, और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं? जी मैम पहले यही मिथ था कि अगर आपने लीगल फील्ड में गए हैं तो आपको लिटिगेशन में ही एडवोकेसी में ही जाना मैंडेटरी है और कोई ऑप्शन ही स्टूडेंट को ऐसा लगता था कि नहीं है। बट अब जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है तो लीगल एंड कंप्लाइंस डिपार्टमेंट हर एरिया में, बीट प्राइवेट बीट गवर्नमेंट, हर जगह नेसेसरी है। तो उसी के लिए लॉ ऑफिसर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक तो आपका वही हो गया। देन आपका JAG जो हमारा डिफेंस सर्विसेज में होता है, जज एडवोकेट जनरल। जैग हमने बहुत जी, ज़्यादा सुना है जैग मैम। बहुत एक पॉपुलर है, स्टूडेंट्स में इसका काफ़ी क्रेज़ भी है। तो JAG जैग जो है उसका जज एडवोकेट जनरल डिफेंस सर्विसेज में होते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। Yes, ma'am. देन कॉर्पोरेट इज़ ऑलवेज ऑप्शन की कॉर्पोरेट बहुत अच्छा ऑप्शन है, हाई पेइंग भी होता है कॉर्पोरेट, तो एक कॉर्पोरेट भी एक अच्छा सिनेरियो है। देन अगर आपको जुडिशरी में जाना हो तो जुडिशरी डिफरेंट स्टेट्स के जुडिशियल एग्ज़ाम्स टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं, कंडक्ट होते रहते हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं। मोर ओवर एक APO असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर आपके स्टेट्स के भी होते हैं, CBI का, नेशनल UPSC से CBI का भी होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए। तो एक लिटिगेशन एक ये जो लीगल फील्ड है एक ऐसा है कि जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स ओपन करता है। मैम जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली NCR में बहुत ही सारे कॉलेज है, कॉलेज की बहुत सारी भरमार लगी हुई है और लॉ कॉलेजेस की बहुत सारी भरमार लगी हुई है, तो मैम आपका कॉलेज कैसे डिफरेंट है बाकी कॉलेजों से के कंपैरिजन में? मैम ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉ कॉलेजेस की बहुत भरमार हो गई है दिल्ली NCR में। तो ये क्वेश्चन रेज होता है स्टूडेंट के मन में कि वाई कैंपस, कि कैंपस में ही क्यों जाएं जब इतने कॉलेजेस हैं। बट हमारा कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ जो है वो और कॉलेजों से बहुत अलग है। जैसे हमारे कॉलेज में डिजिटल क्लासरूम है, ICT इनेबल्ड टूल्स से टीचिंग होती है बाय वे ऑफ PPT एंड एवरीथिंग। देन कॉलेज में ऑटोमेटेड सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें मोर देन 10,000 बुक्स हैं और ऑल दी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं E-लर्निंग के, लाइक डेलनेट हो गया, मनुपात्रा हो गया, SCC ऑनलाइन हो गया। मैम इनके तो सब्सक्रिप्शन का चार्ज होता है, हाँ, मनुपात्रा, जी, जी, SCC, जी। एंड साथ ही साथ मैम जब आप बता रहे हैं कि पूरा का पूरा डिजिटलाइज्ड है आपका कैंपस, सो मैम इसके साथ आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें तो। हाँ, ये मैम आपके दिमाग में सही क्वेश्चन आया कि जब इतने डिजिटल क्लासरूम्स भी कैंपस दे रहा है, डिजिटल सेंट्रल लाइब्रेरी भी दे रहा है, तो क्या फ़ीस भी बहुत हाई है? ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज की बहुत रीज़नेबल फ़ीस है। 36,900 कॉलेज चार्ज करता है फॉर ऑल द कोर्सेज। एंड मोर ओवर ये जो फ़ीस है ये ईयरली है, हम सेमेस्टर नहीं ले रहे हैं और ये ईयरली फ़ीस है। और जो ये 36,900 का अमाउंट है इसी में ही जो आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस मुझसे पूछ रहे हैं कि मनुपात्रा है, डेलनेट है, इनका तो सब्सक्रिप्शन होता है, ये सब कुछ इसी में ही इंक्लूडेड है, फ़ीस में ही इंक्लूडेड है। स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना इनको एक्सेस करने के लिए। सो मैम जैसे कि आपने बताया कि इतनी कम फीस में आप लोग इतना डिजिटलाइज्ड क्लासरूम, बिल्कुल मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करके आप जी। लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो सब्सक्रिप्शंस हैं ये भी सफीर हैं, बिकॉज जितना हम लोग जानते नहीं है कि ये मानुपात्रा एंड SCC बहुत ही ज़्यादा हाईली। मैम सिर्फ यही नहीं, कॉलेज में हमारे पूरा वाईफाई कैंपस है। इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए कॉलेज बहुत एफर्ट्स करता है। मैम कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है और इसका विजन है कि क्लासरूम से कोर्टरूम की एक जर्नी स्टूडेंट फुलफ़िल करे। अब वो कैसे होगी? जब स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, उसको कोर्ट रिलेटेड एक्सरसाइज CREs मिलेंगी। अभी जैसे मैम आपने बात करी है फ्रॉम क्लासरूम टू कोर्ट, तो स्टूडेंट कैसे इस चीज़ को मतलब कंसर्न दे सकता है, मतलब कैसे बच्चों के लिए कनेक्टेड है फ्रॉम क्लास टू कोर्ट? बिकॉज पहले तो स्टूडेंट प्रॉपरली नॉलेज गेन करेगा और उसके बाद ही वो कोर्ट रूम में अपेयर हो सकता है, जी, तो जी, मैम जी। इसके लिए आप क्या ऐसा कराते हैं?
जो मैम कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ का विजन है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो कैंपस का विजन है कि क्लासरूम से कोर्ट रूम की जर्नी जो स्टूडेंट है वो सही तरीके से फुलफिल कर पाए। अब उसके लिए कॉलेज पूरे एफर्ट्स करता है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। जैसे लीगल एड कैंप्स हम लोग कंडक्ट करते हैं, मिनिमम ईयर में 6 to 7 लीगल एड कैंप्स कॉलेज कंडक्ट करता है। देन मूड कोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अगर आप कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ का अभी इंस्टाग्राम पेज चेक करेंगे तो अभी रिसेंटली कॉलेज में इंट्रा कॉलेज मूड कोर्ट कंपटीशन हुआ था। देन पार्लियामेंट विज़िट होती है, देन एनजीटी विज़िट होती है, देन हम पुलिस स्टेशन विज़िट कराते हैं स्टूडेंट्स को, जेल विज़िट कराते हैं। तो उससे स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो मैम ये जो मूड कोर्ट कंपटीशन होता है इसमें आप लोग कैसे कंडक्ट कराते हैं? मूड कोर्ट कंपटीशन में क्या क्या चीज़ें, आप कैसे प्रॉब्लम बेस्ड होता है या फिर कोई? मैम हम मूड कोर्ट कंपटीशन जो अभी कॉलेज में रिसेंटली हुआ था उसमें एक डिसाइडेड केस देते हैं स्टूडेंट को जो डिसाइडेड है ऑलरेडी। देन दे लर्न हाउ टू प्रैक्टिस एंड हाउ टू कंडक्ट इन कोर्ट एंड हाउ टू प्रेजेंट अ केस इन कोर्ट। ओके, सो इट्स लाइक एन आर्टिफिशियल कोर्ट जो कि राइट, स्टूडेंट इट इज स्टिमुलेटेड कोर्ट जो स्टूडेंट को ये नॉलेज देता है कि हाउ टू अपीयर इन कोर्ट एंड हाउ टू प्रेजेंट अ केस। तो वो स्टार्टिंग से ही अपना बिल्कुल एज एन एडवोकेट कंसिडर कर लेता है डे वन से। और मोर ओवर मैम इसमें एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहूँगी, जो मूड कोर्ट सब्जेक्ट है ये अगर हम LLB 3 ईयर की बात करें तो 6 सेमेस्टर में आता है, और LLB 5 ईयर की BLLB 5 ईयर की बात करो तो 10 सेमेस्टर में आता है। बट कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ डे 1 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टूडेंट को मूड कोर्ट में प्रैक्टिस कराते हैं। तो उससे जब वो कोर्स कंप्लीट करके जाता है तो स्टूडेंट वेल इक्विप्ड होता है, क्योंकि वो 5 ईयर्स से या 3 ईयर्स से ही वो प्रैक्टिस करता आ रहा है। सो स्टूडेंट को पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर पूरा मिलता है। practical दैट्स व्हाई exposure। यू आर सेइंग कि आपका कॉलेज हाँ, इसलिए हम अलग हैं, इसलिए हम कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। जी। तो जिस तरीके से आपके कॉलेज जी। ने मतलब आपके कॉलेज की जैसे क्वालिटीज़ पता चल रही हैं कि ये सिर्फ स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो मैम जैसे हम डेली सिनारियोज में जी। देखते हैं कि कोर्ट रूम टू क्लासरूम की आपने बात करी है और क्लासरूम टू कोर्ट की आपने जो बात करी है, जी। सो मैम इसके अलावा आपका कॉलेज कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी कराता है जिससे बच्चों का अपलिफ्टमेंट हो सके? जी मैम, आज का जो सिनेरियो है उसमें स्टूडेंट को सिर्फ बुकिश नॉलेज होना या एक ही फील्ड की नॉलेज होना इज़ नॉट इनफ। तो आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए कॉलेज एक फ्राइडे एक्टिविटी कंडक्ट करता है जो एवरी फ्राइडे स्टूडेंट के लिए होती है। मैम सो ये फ्राइडे एक्टिविटीज़ में क्या है, मतलब क्या आप कराते हैं जिससे बच्चा डेवलपमेंट कर जी। सके अपना? मैम फर्स्टली एक तो हम CREs कराते हैं। मैम ये CRE क्या है? CRE कोर्ट रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं जो स्टूडेंट को इस तरह की प्रॉब्लम दी जाती है जो स्टूडेंट उसमें केस लॉ सर्च करे, और एक उसमें रिसर्च और इनोवेशन का जो एक स्किल है वो डे 1 से ही हम डेवलप करने का ट्राई करते सो हैं। फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम द बिगनिंग प्रॉपरली अच्छी तरीके से बिल्कुल। केस स्टडी और Case केस study। एनालाइज करना जी, सीख जी। सकता है। मोर ओवर कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलती हैं। देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं स्टूडेंट्स के लिए। Okay, तो मैम। और उसके बेयर एक्ट रीडिंग्स के सेशंस होते हैं कॉलेज में, जजमेंट रीडिंग के सेशंस होते हैं। तो यही जो हमारा कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ का विजन है कि क्लासरूम टू कोर्ट रूम, तो वो कॉलेज उसी को ही लेके चल रहा है। सो मैम मतलब आप फ्राइडे एक्टिविटीज़ में ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जी। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करी कि विजिट्स हो रहे हैं, लीगल एड कैंप्स जा रहे हैं, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, या हम पार्लियामेंट विजिट्स कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई कॉलेज कोई चार्ज नहीं करता स्टूडेंट से। वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो फीस में ही इंक्लूडेड है और वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। सो मैम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो इतनी रीजनेबल फीस में आप लोगों के यहाँ एडमिशन मिल रहा है, जी। तो मैम इसके अलावा जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते जी। हैं, क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए ही एक फीस बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न रहता है, तो कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली हैं। सो मैम आपके कॉलेज में ऐसा कोई स्कॉलरशिप है या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है जिसके थ्रू स्टूडेंट को कुछ फीस में रिलैक्सेशन मिल सके, या फिर उनको मतलब जो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके जी। लिए कोई स्कीम प्रोवाइडेड हो आपके कॉलेज की? मैम हमारे यहाँ पे कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ में 2 स्कॉलरशिप्स हैं। पहली है कमला सुकुल मेमोरियल स्कॉलरशिप, जो ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स को दी जाती है, ऐसी गर्ल स्टूडेंट्स को दी जाती है जिनके 60% मार्क्स 12th में आए हुए हैं, पर वो फीस उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन 5000 का रिबेट कॉलेज देती है। देन दूसरी हमारी स्कॉलरशिप आती है पंडित भागीरथ सुकुल मेमोरियल स्कॉलरशिप, जो ऐसे प्रिविलेज इकोनॉमिकली बैकवर्ड बॉयज़ को दी जाती है
बहुत मेरिटोरियस है, 60% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, पर फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो मैम आपका कॉलेज एक तो रीजनेबल फीस दे रहा है, साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहा है और पूरा का पूरा डिजिटलाइज्ड तो भी मैम है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें सब कुछ है, जिसमें क्लासरूम टू कोर्ट रूम भी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हैं, तो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। सो मैम आपने स्टार्टिंग में मुझसे आईसीटी टूल के थ्रू जी। जो आप क्लासेस देते हैं वो आईसीटी टूल के थ्रू आप पूरा का जी, पूरा जी, अपना जी। लेक्चर डिलीवर करते हैं। सो मैम ये आईसीटी के अंदर आपके क्लासेस में क्या मतलब क्या प्रोवाइड होता है आईसीटी में? मैम जो कॉलेजेस मैंने आपको बताया था डिजिटल क्लासरूम्स हैं और आईसीटी इनेबल टूल्स से टीचिंग होती है, तो उसमें जो भी फैकल्टी है वो पीपीटीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। मोर ओवर मैं एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहूँगी, कॉलेज जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो स्टूडेंट सेंट्रिक होने के नाते कैंपस कॉलेज की वेबसाइट है www.campus.org, उसमें स्टूडेंट उसमें जाके और अपना स्टूडेंट पोर्टल है उसको लॉगिन कर सकता है। वो हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पे उसको मिल जाता है। वहाँ पे जाके जो डेली हमारी क्लासरूम में पीपीटीज़ हैं, जो स्टडी मटेरियल्स हैं, हमारी जो फैकल्टी है स्टडी मटेरियल्स प्रिपेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, सैम्पल कॉपीज़ भी बनाते हैं। सैम्पल कॉपीज़ का बेसिकली पर्पस ये रहता है कि स्टूडेंट को कैसे कॉलेज में कैसे एग्ज़ाम टाइम पे अपना जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। तो ये सब तो सैम्पल कॉपीज़ हो गई, पीपीटीज़ हो गई, डेली क्लासरूम के जो एक्टिविटीज़ हो गई, वो सब हम स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड होते हैं। सो मैम बेसिकली इतनी फीस में स्टूडेंट को उसका पोर्टल भी मिल रहा है जिसमें जी। वो लॉगिन आईडी प्रोवाइड हो जी। रही है, इसके साथ साथ उससे सारा अगर जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है स्टूडेंट अगर किसी पर्पस की वजह से एब्सेंट रह जाता है जी, तब जी, भी जी। उसको साथ ही साथ तब भी उसको पता है। रेगुलर बेसिस पे Exactly. मिलेगी, साथ ही साथ आप लोग एग्जाम की भी प्रिपरेशन जी, करा जी, रहे जी, हैं। जी। सो मैम जो ये आप सब्जेक्ट मटेरियल देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, पूरा का पूरा स्टूडेंट पोर्टल बना रखा है, ये सिर्फ एडमिशन वाले स्टूडेंट मैम स्टूडेंट पोर्टल सिर्फ जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है बस उसी के लिए अवेलेबल है, बट जिस स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है वो भी www.campus.org कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ पर एक लिंक दिया गया है जिस पे अगर स्टूडेंट क्लिक करेगा तो वो कॉलेज की जो दूसरी वेबसाइट है वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जो सैम्पल पेपर्स हैं, वो उसको एक्सेस कर सकता है और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकता है, और इसके कोई चार्जेस नहीं है रजिस्ट्रेशन के, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो मैम एक स्टूडेंट अपने आप को इजीली एनालाइज कर सकता जी। है या जितनी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फीस बहुत ज़्यादा हाई है जी वो सब आप लोग फ्री कॉस्ट प्रोवाइड मैम आप ये कह सकते हो कि कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ एक स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है कि बस पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ाने के लिए कैंपस है। सो मैम जो मेन कंसर्न होता है एक स्टूडेंट का वो फैकल्टीज से रिलेटेड होता है, जी। क्योंकि आपने जैसे पढ़ने पढ़ाने की बात करी है, जी, तो जी, मैम जी। आपके यहाँ पे फैकल्टीज कैसे हैं? मैम पढ़ने वाले अच्छे होंगे तो पढ़ाने वाला तो अच्छा चाहिए ही, तो उसके लिए कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ की जो सारी फैकल्टी है वो नेट क्वालिफाइड है और पीएचडी है, तो ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो एक रिक्वायर्ड है एक असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए, वो सारी क्वालिफिकेशन एक कैंपस की सभी फैकल्टीज़ होल्ड करती मैम जैसे कि आपने बताया कि आपका कॉलेज बिल्कुल पढ़ाई पे मेन फोकस जी। करता है, तो इसके साथ साथ रिसर्च एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। जी। किसी भी इंस्टीट्यूट में रिसर्च एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। सो मैं आपका कॉलेज रिसर्च इनोवेशन के लिए ऐसे क्या स्टेप्स? मैम कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मास्टर ऑफ लॉज है, तो उसमें भी एलएलएम में भी कॉलेज में 3 स्ट्रीम्स हैं जिसमें जो स्टूडेंट परस्यू कर सकता है। फर्स्ट ईयर तो सभी के लिए कॉमन ही रहता है, बट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 3 स्ट्रीम्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया और बिजनेस लॉ ग्रुप हो गया। तो उन 3 स्ट्रीम्स के अलावा कॉलेज का एक अपना जर्नल है, कैंपस लॉ जर्नल है, जो यूजीसी केयर लिस्टेड है। वर्क कॉलेज में वेरियस वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। अभी रिसेंटली कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स एनजीटी का एक सेमिनार हुआ था विज्ञान भवन दिल्ली में, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने विजिट किया था, जहाँ पे हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट आई थी, वाइस प्रेसिडेंट आए थे। 2 डेज़ का वो सेमिनार था। मोर ओवर कॉलेज में वर्कशॉप्स भी कंडक्ट होते रहते हैं, तो रिसर्च इनोवेशन पे भी कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ बहुत डेडिकेटेड है। तो मैम जैसे आपने बताया कि आपके कॉलेज के पास एक प्रॉपर कैंपस लॉ का जर्नल है, साथ ही साथ मैम आप सारे के सारे रिसर्च वर्क के लिए मतलब बच्चों के लिए रिसर्च डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स को आप लोग सेमिनार्स कंडक्ट कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं। जी। तो मैम इसके साथ साथ सिर्फ क्या ये रिसर्च प्रोग्राम जो आप कंडक्ट करा रहे हैं या रिसर्च एक्टिविटी जो कंडक्ट करा रहे हैं, क्या ये सिर्फ पीजी कोर्सेज के लिए है? क्योंकि मास्टर्स ही बेसिकली रिसर्च पे फोकस करता है, तो क्या आप इस पे यूजी
स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिसर्च है तो वो सिर्फ पीजी स्टूडेंट्स के लिए ही है, बल्कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में भी रिसर्च प्रोग्राम्स चलते हैं कॉलेज में। वेरियस प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ अदर एजेंसीज, जो कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ कंडक्ट कराता है। सो मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपका कॉलेज स्टूडेंट्स के रिसर्च वर्क पे भी जी। पूरा का पूरा फोकस करता है, तो मैम रिसर्च करने के लिए प्रॉपरली हमें एक अच्छी एनरिच्ड लाइब्रेरी चाहिए होती है, साथ ही साथ रिसर्च वर्क करना इजी नहीं होता है। जी। तो क्या स्टूडेंट आपके कॉलेज में इस तरीके के रिसर्च को इजीली कन्वे कर? मैम बिल्कुल सही कहा आपने कि एक रिसर्च के लिए एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी के अपार्ट एक रिसर्च लाइब्रेरी अलग से है, जिसमें जीडी रूम भी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। मोर ओवर मोर देन 10,000 बुक्स हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं कॉलेज में, और जो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। जैसे अभी अभी आपने देखा कि 3 नए एक्ट्स आए हैं, क्रिमिनल लॉज चेंज हुए हैं, तो उसकी भी सारी टेक्स्ट बुक्स, बेयर एक्ट, सब कुछ लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो मैम सारे रिसर्च वॉल्यूम जितने भी जी। होते हैं वो आपके कॉलेज में सिर्फ रिसर्च वॉल्यूम्स के अलावा ई लर्निंग फैसिलिटीज़ भी सारी कॉलेज में अवेलेबल हैं। जैसे डेलनेट हो गया, जो स्टूडेंट्स डिस्टेंस में मोड पे रह रहे हैं और कॉलेज से कुछ स्टडी मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी स्टूडेंट लोन सर्विसेज जो डेलनेट प्रोवाइड करता है, वो स्टूडेंट उस पर बुक्स अपना डिस्टेंस पे बैठ के मंगा सकते हैं। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ पे ई लर्निंग है, ई लाइब्रेरी है, प्रॉपरली स्टूडेंट डिजिटल एरा को यूज़ करके प्रॉपरली रिसर्च कर सकता है। सो मैम, जैसे कि अभी न्यू ट्रेंड में डिजिटल में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एआई का टूल है। सो मैम, क्या कॉलेज इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है एआई? जी बिल्कुल मैम, कॉलेज कहीं किसी फील्ड में भी पीछे नहीं है। उसके लिए हमारे पास विधि है। विधि विधि जी क्या चीज़ है मैम? मैम, विधि हमारे कॉलेज का, कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ का एआई टूल है। जैसे कि हम लॉ कॉलेज है तो हमारे टूल का नाम भी विधि है, जो आप कॉलेज की वेबसाइट www.campus.org पे आप जाके विधि एआई टूल से सारी असिस्टेंस ले सकते हैं, जो आपको कॉलेज में आपको कोई भी क्वेरी है वो उसका आंसर करेगा। तो मैम, अगर कोई स्टूडेंट विजिट नहीं कर पा रहा है कॉलेज और उसकी कोई क्वेरी है, तो उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विधि एआई का टूल अवेलेबल है कैंपस कॉलेज की वेबसाइट पे, जो 24/7 वर्क करता है। स्टूडेंट को किसी भी टाइम कोई भी क्वेरी है, वो सिंपली कॉलेज की वेबसाइट www.campus.org विजिट करे और विधि एआई टूल से जो भी उसका क्वेश्चन है वो क्वेरी पूछे, और वो असिस्ट करने के लिए 24/7 अवेलेबल है। जैसे कि हमें सोमना सिंगल मैम ने बताया है कि कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद में सिचुएटेड है, संजय नगर के अंदर, और ये कॉलेज पूरा का पूरा नेक एक्रीडेटेड है, बीसीआई अप्रूव्ड है, साथ ही साथ सीसीएस यूनिवर्सिटी से इसका एफिलेशन है। इसमें 5 कोर्सेज चलते हैं, और जहाँ तक कि हम लोगों को कॉन्वर्सेशन से पता चला है कि ये कॉलेज पूरा का पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक है, पूरा डिजिटलाइज्ड कैंपस है। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो जितना मैम के साथ हमारा डिस्कशन हुआ है उसमें हम लोग देखें तो इस कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल है जो कि एक स्टूडेंट और पेरेंट चाहता है एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए। एंड इसके साथ साथ इस कॉलेज में एक प्रॉपर रीजनेबल फीस है, जिसमें कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी कराता है, जिसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और अब तक जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये पूरे दिल्ली एनसीआर में वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज कंसिडर किया जा सकता है। अगर आप भी क्लास टू कोर्ट रूम की जर्नी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ विजिट करें कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ संजय नगर गाजियाबाद में। नमस्कार, आज हमारे साथ कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ के प्रिंसिपल डॉक्टर अंबुश शर्मा जी हैं। आज हम प्रिंसिपल साहब से जानेंगे कि जो बच्चे लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, अपना कैरियर लॉ में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ में एडमिशन कैसे लें, और क्या कैंपस लॉ है कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ क्या है, कैंपस कॉलेज लॉ की एसओपीज़ क्या हैं। तो इसको जानने के लिए आज हम बात करते हैं डॉक्टर अंबुश शर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज हमारे साथ में। धन्यवाद। तो सर, आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए कि आपका कॉलेज कहाँ पर है और क्या आपके कॉलेज की विशेषताएं हैं, ताकि जो लॉ में बच्चे हैं, आजकल जैसा कि देखा गया है कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज चलते थे, लोग पहले क्या था कि बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम इन सारे कोर्सेज़ को करते थे। लेकिन सर, एक बड़ी प्रॉब्लम जो देखने में आई है कि बच्चा बीए की पढ़ाई करता है, बीएससी करता है, वो अपने 3 साल का टाइम भी अपना देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके कैरियर को लेकर, उसकी जॉब को लेकर कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। तो आज के टाइम में बच्चे थोड़े से जागरूक हुए हैं, पेरेंट्स जागरूक हुए हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बच्चों को कैसे आप लॉ की फील्ड के लिए गाइड कर सकते हैं कि बच्चा लॉ में आए और लॉ की पढ़ाई कैसे शुरू करे। तो आपका कॉलेज
क्यों बेस्ट है और कैसे बच्चों को गाइड कर सकता है लॉ की पढ़ाई के लिए, तो थोड़ा सा सर आज इस बारे में आप हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। बिल्कुल, जहाँ तक अभी सवाल की बात है तो ये सवाल अपने आप में बहुत सारे सवालों को समेटे हुए है। तो मैं शुरुआत से ही जो आपने पहला क्वेश्चन किया था मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ कि जो कॉलेज है ये दिल्ली एनसीआर में सिचुएटेड है। दिल्ली के पास ही गाज़ियाबाद एक सिटी है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है संजय नगर में। संजय नगर के सेक्टर 23 में ये सिचुएटेड है। तो दिल्ली से बहुत ही अच्छी अप्रोच है और दिल्ली की जो अप्रोच है वो बाकी कंट्री से बहुत अच्छी है। तो ऑल ओवर कंट्री यहाँ पर स्टूडेंट बहुत आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेनिफिट यही हो जाता है इस कॉलेज का कि एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जो ईजी अप्रोच में आता है। ठीक है सर। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात आपने कहा कि कॉलेज के बारे में बताएं। कॉलेज का नाम जैसा कि अभी आप ले रहे थे कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे चेयरमैन सर हैं हाँ, क्योंकि बड़ा सा टिपिकल लगता है कैंपस, तो ये क्या है? वही मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो कैंपस नाम है इसका आइडिया सर के दिमाग में आया अपने माता पिता को डेडिकेट करने के लिए। ग्रेट। माता जी के नाम से उन्होंने पहले 3 अक्षर लिए और पिताजी के नाम से पहले 3 अक्षर लिए और उनको मिलाकर एक नया शब्द ईजाद किया जिसको अक्सर अगर हम नाम लें तो लोग पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग अगर मैं अपनी तरफ से निकालने की कोशिश करूं तो माता पिता की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि इसमें दोनों के नाम इंक्लूड होते हैं। और इसके बाद में फिर हम आते हैं कि आपने कहा था ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ हम चलते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसको करने के बाद करियर बनाने के लिए हमें एक लंबी जर्नी तय करनी होती है बच्चों क्योंकि सिंपली अगर बीए, बीएससी, बीकॉम हम कर भी लें तो उसके बाद में कुछ सेक्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ये प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं होती, तो हम प्रोफेशनल नहीं बन पाते। प्रोफेशनल बनने के लिए हमें एक लंबी जर्नी करनी होती है, पीजी करनी होती है, रिसर्च करनी होती है और दूसरे तरीके से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेन 3 प्रोफेशंस माने जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और थर्ड नंबर पर मैं वकील का नाम वकील। जी सर। जिससे रिलेटेड ये कॉलेज है। जो कॉलेज है, अच्छा, आपके कॉलेज में केवल लॉ के ही कोर्सेज हैं? ये केवल एक्सक्लूसिव लॉ का कॉलेज है और इसकी स्थापना सन 2007 में की गई थी। आज लगभग 18 वर्ष हो चुके हैं और इन 18 वर्ष में इसने सफलता के नित नए आयाम हासिल किए हैं। इसमें जब शुरुआत हुई तो LLB 3 इयर्स का कोर्स शुरू किया गया। उसके बाद में हमारे पास BA LLB, बीकॉम LLB, PG डिप्लोमा इन साइबर लॉ और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स LLM को भी मास्टर डिग्री। आज जिस यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, उसके अंदर विधि संकाय में जितने भी पाठ्यक्रम चलते हैं वो सभी यहाँ पर भी संचालित। ओह ग्रेट सर। तो सर जो बच्चे लॉ में कोर्स को ज्वाइन करते हैं, BA LLB या LLB बच्चे जो करते हैं, तो बच्चों की अक्सर क्वेरी होती है कि सर आपका कॉलेज जो है वो उसके पास अप्रूवल है, जैसे बार काउंसिल के अप्रूवल होते हैं? तो ये बात आपने बिल्कुल सही पूछी और मैं भी ये बात हर छात्र से कहना चाहूँगा कि एडमिशन लेने से पहले उसको इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो कॉलेज वो चूज़ कर रहा है उसके पूरी तरह से एफिलिएशंस हैं, अप्रूवल्स हैं, एक्रेडिशंस हैं। अगर वो किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है जहाँ पर प्रॉपर एफिलिएशंस, अप्रूवल्स नहीं हैं, तो उसका जो समय है, जो धन है, जो भी उसने इन्वेस्ट किया है अपने ऊपर, वो सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, पेरेंट्स की सर मेहनत होती है, बड़ा पेरेंट्स अप्रोच के होता जो है। जीवन भर की कमाई है वो अपने बच्चों पर खर्च करते हैं कि वो कुछ अच्छा कर पाएं, लेकिन अच्छा कर पाने के पीछे उनको अच्छे कॉलेज को भी चूज कर। तो सर आपके कॉलेज में अगर किसी को लॉ की जर्नी स्टार्ट करनी है तो पेरेंट्स को क्या खर्चा करना पड़ेगा? जहाँ तक खर्चे की बात है तो फीस बहुत ही रीजनेबल है। जैसा कि मैं अक्सर बोला करता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन हैं उनका नाम है करुणाकर शुक्ल, यथा नाम तथा गुण। तो उनके अंदर एक है जो उन्होंने अपने माता से सीखा। उनकी माता जी का एक बहुत ही अच्छा विज़न था और वो चाहते थे कि धन के अभाव में किसी को भी शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े। इस सेट ऑफ माइंड से उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की और यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा कि समाज का जो कमज़ोर वर्ग है वो भी यहाँ पर पढ़ सके। फीस जो है वो बहुत ही रीजनेबल रखी गई और कैंपस कॉलेज अपने सभी कोर्सेज जो अभी हमने डिस्कस किए थे उनमें 36,900 वार्षिक फ़ीस लेता है। पूरे वर्ष की फ़ीस ये मैंने आपको बताई और इसके अलावा बाकी और कोई खर्चा नहीं है। जबकि जहां हम बात करते हैं इनको सुविधाएं देने की, तो आज के डिजिटल एरा में जितना भी कुछ हो सकता है वो सब कॉलेज के अंदर आपको मिलेगा। जैसे डिजिटल क्लासरूम्स मिलेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी और इसके अलावा आपको जितने भी ऑनलाइन जर्नल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं,
उन सब के सब्सक्रिप्शन भी इसी फीस के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जबकि उसके ऊपर काफ़ी खर्चा होता है। तो कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि इतना कुछ होने के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ़ीस ज़्यादा हो, तो बच्चे जो हैं वो निश्चिंत रहें, उनको बहुत ज़्यादा फीस नहीं देनी होगी। अच्छा सर, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ कि जो एक वकील का सर टाइम होता है ना, वो बड़ा स्ट्रगलिंग फेस होता है। जब कोई बच्चा पढ़ के कोर्ट में जाता है तो बड़ा उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो कमाई को लेके हो, चाहे वो अपनी वकालत चलाने को लेकर हो। तो आप सर इस चीज़ को कैसे हमारे बच्चों को जो ये बात लॉ के जो आपने, स्टूडेंट उनको गाइड करना चाहेंगे? ये बात आपने बिल्कुल सही पूछी कि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन और इसके साथ में जैसे एडवोकेट अगर वो ना बन के और भी कौन कौन से लॉ करने के बाद कौन कौन से उसके लिए फील्ड कैरियर ऑप्शंस जो है खुलते हैं जी, इस पर थोड़ी सी हम पहले सवाल पर आ जाते हैं कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको स्ट्रगल करना होता है, उस स्ट्रगल को ना करना पड़े इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट अपनाया है क्लासरूम टू कोर्ट। क्लासरूम टू कोर्ट मीन्स जब हम क्लासरूम के अंदर स्टडी कर रहे हैं उसी समय पर उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट अवेलेबल करा दिया जाए जो कोर्ट में जाकर वो कोर्ट की सारी एक्टिविटीज़ से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो और उसको वहाँ पर उन चीज़ों को सीखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े जो अक्सर बाकी इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, जिसके लिए हम रेगुलर कोर्ट विजिट्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और इसके अलावा जो जजमेंट राइटिंग है, जजमेंट रीडिंग है, पुराने केसेस में ड्राफ्टिंग के जितने भी पार्ट आते हैं उन सबको, चाहे वो प्लेंटिफ की तरफ से हों चाहे वो डिफेंडेंट की तरफ से हों, उनकी ड्राफ्टिंग को बहुत ही अच्छे से हम कॉलेज में ही कराते हैं, जिससे कि जब वो कॉलेज से निकलकर कोर्ट के अंदर जाएगा तब वो वहाँ के एटमॉस्फेयर से फैमिलियर ना हो, उसको वो चीज़ें सीखनी ना पड़े, वो जाकर तुरंत अपनी अर्निंग शुरू कर सकते। तो सर ये सब चीज़ें जो आप करा रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप जजमेंट राइटिंग कराते हैं, तो ये सब क्या सिलेबस का भी हिस्सा है कि ये आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कराते हैं? ये सिलेबस में तो बहुत छोटा सा पार्ट आता है। यूनिवर्सिटीज़ ने सिलेबस को प्रेस्क्राइब किया है। मैं अक्सर बोला करता हूँ कि लॉ जो है वो एक ओशन की तरह है और उस ओशन में से कुछ बूंदों को निकाल कर हम सिलेबस के अंदर डालते हैं, तो सारा लॉ नहीं सीखा जा सकता। लेकिन सिलेबस अपनी जगह पर है, जो डिग्री देने के लिए ज़रूरी है। डिग्री हासिल करनी है तो हमें सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, लेकिन अगर हमें एक अच्छा एडवोकेट बनना है तो हमें उन बाकी सारी चीज़ों को भी देखना होगा जो सिलेबस के अंदर नहीं है लेकिन लॉ का पार्ट होती है। तो उन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए ही हम इन एक्टिविटीज़ को कराते हैं जो सिलेबस से अलग है। और ये जो आप कोर्ट की विजिट कराते हैं तो इसमें बच्चों के लिए कैसे उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, क्या बच्चों को वहाँ सीखने को मिलता है और इसके बच्चों के करियर को लेकर क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसे मैंने जानता हूँ कि जैसे बहुत से ऐसे वकील हैं जो वकालतनामा नहीं भर पाते हैं, बेल बॉन्ड नहीं भरना आता है, या वो जब एडवोकेट बन के कोर्ट में जाएं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इनको फोकस करते हैं कि आप वो चीज़ें बच्चों को सिखाएं ताकि कम से कम बच्चों के लिए वो कैरियर के लिए वो फ़ायदेमंद हो? बिल्कुल, जो एडवोकेट है उसका सबसे पहला काम यही होता है कि उसको बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर जितना भी कुछ उसको करना है वो सब रिटन फॉर्म में करना है। ओरली किसी भी चीज़ को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। ओरल अगर एविडेंसेस दिए भी जा रहे हैं तो कोर्ट अपनी तरफ से उनको ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर आती है, उसको ड्राफ्टिंग करवाती है। इंपॉर्टेंट तो ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम कॉलेज में बहुत अच्छे से उसको सिखाते हैं। इवन जो बाकी कॉलेजेस प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं वो क्या है कि उनके पास एक फॉर्मेट्स होते हैं जो बुक्स में अवेलेबल होते हैं, वो आराम से मार्केट में मिल जाती हैं, वो केवल उन्हीं की प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन हमारा जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि स्टूडेंट कोर्ट में जाए, वहाँ जाकर जो रियल में ड्राफ्ट होती हैं डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो प्लेंट का हो, रिटन स्टेटमेंट का हो, एफिडेविट्स हों और दूसरी एप्लीकेशंस देने के लिए कोर्ट में कई बार हमें अपीयर होना पड़ता है, उन सभी के रियल फॉर्मेट्स को वो वहाँ पर जाकर देखें और उनसे सीखें। ये हमारा उसमें मेन मोटिव है। तो सर ये जब लॉ कॉलेजेस की बात आती है तो एक वहाँ पर, चूँकि मैं लॉ का, सर मैं बता दूँ मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता हैं, लेकिन मैं एक टर्मिनोलॉजी देखता हूँ, ये मूट कोर्ट। तो सर ये मूट कोर्ट क्या होता है? कोर्ट तो मैं जानता था कि यहाँ ये कोर्ट रूम होता है, लेकिन जब लॉ कॉलेजेस में आते हैं तो वहाँ देखते हैं मूट कोर्ट। तो सर ये मूट कोर्ट क्या है? बिल्कुल सही बात पूछी आपने। जैसे मैंने अभी बताया कि ड्राफ्टिंग के लिए हम कोर्ट में भेजते हैं बच्चे को और वो वहाँ पर प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट्स, एफिडेविट्स और दूसरी एप्लीकेशंस को ड्राफ्ट के फॉर्म में देख लेता है। लेकिन एडवोकेसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दूसरा भी है जो ड्राफ्टिंग के अलावा है,
और वो होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जब तक किसी के पास डिग्री नहीं है वो कोर्ट में अपेयर होकर आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। जिरह करते हैं वकील लोग। वकील लोग जिरह करते करते हैं जी। तो जिरह करने का जो पार्ट है, हम ड्राफ्टिंग के पार्ट को तो किसी एडवोकेट के पास में जाकर देख सकते हैं कि उसने फाइल कैसे वहां पर ड्राफ्ट करके अपनी सबमिट की है कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट के अंदर अगर हमें आर्ग्यू करना है, जिरह करनी है, तो वो तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा जब तक किसी का एडवोकेट एनरोलमेंट ना हो। उस जिरह को करना कैसे सिखाया जाए, ये मूट कोर्ट का हिस्सा होता है। अच्छा, तो वो जिरह जैसे वकालत का एक जो कोर्ट का जो एक फ्रेम होता है वो कॉलेज, बिल्कुल, वो कॉलेज में एक आर्टिफिशियल कोर्ट डेवलप किया जाता है। हमारे यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा मूट कोर्ट है और उसके अंदर जो ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस होते हैं उसमें एक नाटकीय रूप में, एक ड्रामे के फॉर्म जज, में वकील, सारी ऑडियंस, चीजें वहां पर होंगी। जजेस भी होंगे वहां पर, प्लेंटिफ भी होगा, डिफेंडेंट भी होंगे, जो कोर्ट के अंदर ऑडियंस होती है वो भी होगी, और उन सब के सामने उस मैटर पर आर्ग्यूमेंट्स करवा कर उनको प्रैक्टिस करवाई